नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन में एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित किया। सत्र का फोकस बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करना रहा। पीएम ने कहा कि सुधारित बहुपक्षवाद की मांग करते हुए विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हमारी प्रणालियों में सुधार अहम है। ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने को कहा। पीएम ने ब्रिक्स विज्ञान और अनुसंधान रिपोजिटरी की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे ग्लोबल साउथ के देश लाभान्वित हो सकें। एआई के जिम्मेदारी भरे प्रयोग की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने एआई गवर्नेंस, चिंताओं के समाधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के समान प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत बताई। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की गई। रियो घोषणा पत्र के पैराग्राफ 34 में लिखा है कि हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। 17वें ब्रिक्स समिट के संयुक्त घोषणा पत्र में दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि ग्लोबल साउथ अब एक अधिक समावेशी, सतत और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था के लिए एकजुट हो चुका है। घोषणा पत्र में 3 प्रमुख पहलों की घोषणा की गई, जिनमें जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं की फ्रेमवर्क घोषणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक शासन का संयुक्त वक्तव्य और सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझेदारी शामिल है। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन प्रणालियों में तत्काल सुधार की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना आवश्यक है। घोषणा पत्र में वैश्विक संघर्षों, सैन्य खर्चों में वृद्धि और भू राजनीतिक ध्रुवीकरण पर गहरी चिंता जताई गई। नेताओं ने कहा कि विकासशील देशों को सतत विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। ब्रिक्स नेताओं ने पेरिस समझौते और UNFCCC के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति पूर्ण समर्थन जताया। भारत के वर्ष 2028 में COP33 की मेजबानी की उम्मीदवारी का भी स्वागत किया गया। घोषणा पत्र में स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025 का स्वागत किया गया, जिसने क्षेत्रीय विकास, व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को साझा हितों और भविष्य की बुनियाद बताया। ब्रिक्स सम्मेलन के शांति, सुरक्षा और ग्लोबल गवर्नेंस सत्र में आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। पीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अमानवीय और कायरतापूर्ण करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अच्छी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरो में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। ब्रिक्स समिट के दौरान सभी सदस्य देशों ने भारत का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंध सचिव दमू रवि ने बताया कि ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता व्यक्त की है। दमू रवि ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रियो डी जेनेरो में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात पर खुशी जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच रियो डी जेनेरो में मुलाकात हुई। इन दोनों विदेश मंत्रियों की 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रियो डी जेनेरो में मेक्सिको के विदेश मामलों के सचिव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन रक्षा लेखा विभाग की ओर से किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति आज त्रिशूर जिले में पवित्र गुरुवायूर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे कोच्चि स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज में छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा में प्रदेश भाजपा सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करेंगे। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी जयपुर में होने वाले 7 स्टार और 5 स्टार रेटेड खदानों के सम्मान समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए नई दिल्ली के केशवकुंज में प्रेस वार्ता होगी। श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज सैकड़ों तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। नवी मुंबई के तुर्भे सेक्टर 20 में एपीएमसी मार्केट के पास एक गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग को बुझाने का प्रयास जारी है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का काम मतदाताओं के सक्रिय सहयोग से सुचारू रूप से चल रहा है। एसआईआर के पहले चरण में गणना फॉर्म छपवाकर लोगों तक पहुंचाए गए। फॉर्म अपलोड करने का कार्य भी जोर शोर से शुरू हो गया है और अब तक 7.25% फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। वे बिहार में हमारे गठबंधन के विरोधी हैं और महाराष्ट्र में उनका गठबंधन उन दलों के साथ है जो महाराष्ट्र में रह रहे बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड पर कहा कि बिहार में आज भी कुछ लोग लालू प्रसाद यादव द्वारा चलाए गए जंगल राज को चला रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाली सरकार वहां की कानून व्यवस्थाओं के लिए वचनबद्ध है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के डीएसओआई गढ़ी कैंट में आयोजित विकसित उत्तराखंड एट 2047 जन संवाद पूर्व सैनिकों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में खनन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कई अहम विषयों पर मंथन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोरापुट में बॉयज हाई स्कूल परिसर में केंद्रीय विद्यालय भवन का उद्घाटन किया और जयपुर में एक स्थायी केंद्रीय विद्यालय परिसर की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांवड़ यात्रा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सकुशल तरीके से पूर्ण होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक ना लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद। मेरी पसंद।
मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जो लोग मुंबई में पैदा हुए हैं, भले ही वे किसी अन्य राज्य के हों, लेकिन वे मराठी अच्छी तरह बोलते हैं। लेकिन दादागिरी के लहजे में यह कहना कि सभी को मराठी बोलना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में गंजबा सौदा तक की रेल यात्रा की और यात्रियों के साथ बातचीत की। इस दौरान यात्रियों ने केंद्रीय मंत्री के साथ सेल्फी ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे आम लोगों के बीच जाकर ही उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने ट्रेन से यात्रा करने के लिए अपने भाई बहनों के बीच जाने का सोचा। यह उनकी समस्याओं को समझने का एक प्रयास था। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से दिल्ली का मौसम सुहावना हो गया है। चिपचिपी गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 23 फ्लैश फ्लड, 19 क्लाउड बर्स्ट और 16 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। भूस्खलन और बादल फटने से हुए नुकसान ने लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। आपदा के बीच भारतीय वायुसेना ने प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं और बचाव अभियान चला रही है। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखा गया। गुजरात के कई जिलों में लगातार बारिश जारी है। वडोदरा के कई इलाकों में बारिश हुई, वहीं नवसारी और आसपास के इलाकों में लगातार भारी बारिश के बाद पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण राजौरी में सकटोह और धरहाली नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बारिश से पर्वतीय इलाकों की नदियां उफान पर है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। रुद्रप्रयाग में बारिश के चलते कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में भगवान मुरुगन का प्रतिष्ठा समारोह मनाया जा रहा है। समारोह में शामिल होने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। ओडिशा के पुरी में स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा सुनाबेशा के अवसर पर दर्शन के लिए एकत्रित हुए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने श्रीनगर में एफटीआई ट्रेडर्स कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा कि भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए कभी भी राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत व्यापार का विस्तार करने के लिए तैयार है, लेकिन सभी समझौते निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, घरेलू क्षमता निर्माण और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाएंगे। मजबूत आधार और लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बीते एक दशक में तिगुना बढ़कर होकर वित्त वर्ष 2024-25 में 331.03 लाख करोड़ हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 में 106.57 लाख करोड़ रुपए था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% की दर से आगे बढ़ी है, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। वहीं भारतीय रिजर्व को उम्मीद है कि यह गति 2025-26 में भी जारी रहेगी। एचडी हुंडई ने वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में दक्षिण कोरिया की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए भारत की सबसे बड़ी जहाज निर्माता कंपनी कोचीन शिपयार्ड के साथ हाथ मिलाया है। एचडी हुंडई ने कहा है कि यह साझेदारी एचडी हुंडई और कोचीन शिपयार्ड दोनों के लिए आगे बढ़ने में एक कदम के रूप में काम करेगी। साथ ही भारत के समुद्री उद्योग के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण को गति देने में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित होगी। भारत सरकार ने कथित तौर पर 2030 तक देश को जहाज निर्माण उद्योग में शीर्ष 10 ग्लोबल लीडर में से एक और 2047 तक शीर्ष 5 में से एक बनाने की योजना बनाई है।
भारत की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो तुर्किश एयरलाइन के साथ अपने कोड शेयर साझेदारी को रखेगी जारी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कहा है कि भले ही तुर्किश एयरलाइन से लिए गए विमान की लीज खत्म हो रही हो, फिर भी कंपनी इस्तांबुल के लिए उड़ानें जारी रखने के विकल्पों पर काम कर रही है। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने 1000 करोड़ रुपए मूल्य के सुरक्षित, रेटेड और सूचीबद्ध रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के अपने दूसरे पब्लिक इशू का ऐलान किया। रियल एस्टेट कंपनी सत्वा समूह अगले 2 वर्षों में गोवा के संपत्ति बाजार में करीब 800 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदार वालों को राहत देते हुए सर्कल रेट बढ़ने के बावजूद एलटी आवासीय योजनाओं की दरों में अगले 1 साल तक नहीं करेगा कोई बदलाव। सेबी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्मों की रणनीतियों पर कड़ी नजर रखते हुए निगरानी तंत्र को कर रहा है मजबूत, जिससे डेरिवेटिव और कैश बाजार में रोका जा सकेगा हेरफेर। भारत के म्यूचुअल फंडों की AUM जून 2025 में समाप्त तिमाही में 7% बढ़कर 72.1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंची। देश की सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधक SBI MF की AUM 6.4% बढ़कर 11.45 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। MV फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड ने 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास IPO डॉक्यूमेंट फाइल किया है। इस फैसले के बाद सोलर एनर्जी सेक्टर में बड़ी हलचल शुरू हो गई है। इलॉन मस्क की ओर से नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क की अमेरिकी पार्टी के गठन को हास्यास्पद बताया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में हमेशा से 2 दलीय प्रणाली रही है और इस बार रिपब्लिकन पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली है। ट्रंप ने कहा कि मस्क केवल भ्रम पैदा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। टेक्सास में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या कम से कम 78 तक पहुंच गई है, जिसमें 28 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं यहां ग्वाडालूप नदी के पास समर कैंप से लापता 10 लड़कियों और एक काउंसलर की तलाश जारी है। घातक बाढ़ के बाद ग्वाडालूप नदी के किनारे खोज और बचाव कार्यों में मदद करने के लिए 600 से अधिक स्वयंसेवक मध्य टेक्सास पहुंचे हैं। वहीं नेशनल वेदर सर्विस ने सेंट्रल टेक्सास के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को भयानक बताया और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना भेजी है। ट्रंप ने कहा कि वे शुक्रवार को आपदा स्थल का दौरा करेंगे। गजा बंधकों और संघर्ष विराम समझौतों को लेकर इजरायल और हमास के बीच कतर में बातचीत जारी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। गजा में नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार रविवार को गजा पट्टी में इजरायली हमलों में कम से कम 43 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायल रक्षा बलों ने बयान जारी कर कहा है कि आईडीएफ ने हमास के नौसेना बल के कमांडर रमजी रमजान अब्द अली सालेह को मार गिराया है। साथ ही आईडीएफ ने इस हमले में हमास के 2 और लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की। गजा में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 18 मार्च को जब से इजरायल ने फिर से गजा पर सैन्य अभियान शुरू किया है, तब से कम 6,860 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 24,220 अन्य घायल हुए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ट्रंप के साथ उनकी चर्चा गजा बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ग्रीस ने शुक्रवार से 5 अलग अलग घटनाओं में अपने दक्षिण द्वीप गावदोस और क्रेते से सैकड़ों प्रवासियों को बचाया। वहीं प्रवासियों को अब क्रेते के दक्षिणी तट पर अगिया गैलिनी के बंदरगाह पर स्थानांतरित कर दिया गया है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे रफ्तार भरी खबरों के साथ। ओहो सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो क्या? खरूस। अच्छा एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्हें पहले ही
लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को एक बार फिर से बढ़ाते हैं आगे। यूएस ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि 9 जुलाई की टैरिफ समय सीमा वास्तव में अगले कुछ दिनों में अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ व्यापारिक समझौतों की दिशा में चीजों को आगे बढ़ाएगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में ऑल रशिया पीपल्स फ्रंट राजनीतिक आंदोलन द्वारा आयोजित सैन्य हार्डवेयर की प्रदर्शनी का किया दौरा। प्रदर्शनी के दौरान पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सेना का समर्थन करने के लिए ऑल रशिया पीपल्स फ्रंट राजनीतिक आंदोलन द्वारा 691 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की क्राउड फंडिंग की गई थी। दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जेनिफर गर्लिंग्स सिमिंग्स को चुना। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व करने वाली जेनिफर 16 जुलाई को राष्ट्रपति के रूप में लेंगी शपथ। एजबेस्टन टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत। इंग्लैंड को 336 रन से हराया। 5 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी की। एजबेस्टन के मैदान पर भारत की पहली जीत में छाए तेज गेंदबाज आकाशदीप दोनों पारियों को मिलाकर लिए 10 विकेट। भारत की जीत पर क्रिकेट प्रशंसकों में दौड़ी खुशी की लहर। फैंस ने भारतीय टीम और कप्तान शुभमन गिल को शुभकामनाएं देते हुए आगे के मुकाबलों में भी जीत की उम्मीद जताई। भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज की बड़ी उपलब्धि एजबेस्टन ऑनर्स बोर्ड में जोड़ा गया नाम। अस्ताना में जारी विश्व बॉक्सिंग कप में साक्षी ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। साक्षी ने 54 किलो भार वर्ग के फाइनल में अमेरिका की योसलीन परेस को मात दी। वहीं जैस्मिन ने भी 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। जैस्मिन ने ब्राजील की जूसलियन सिक्योरा रोमियो को 4-1 से हराया। वहीं नूपुर ने 80 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में जीता स्वर्ण। कजाकिस्तान के मुक्केबाज येल्देना तालिपोवा को 5-0 से हराया। महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने नई राष्ट्रीय खेल नीति की सराहना की। कहा, नई नीति के जमीनी स्तर पर मिलेंगे कई फायदे। स्पेन के कार्लोस अल्कराज साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अल्कराज ने अंतिम 16 के मुकाबले में रूस के आंद्रे रुब्लेव को 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 से मात दी। ब्रिटेन के कैमरॉन नोरी ने भी विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफलता हासिल की। नोरी ने पुरुष एकल वर्ग के अंतिम 16 के बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में निकोलस जैरी को पराजित किया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच आज खेलेंगे अंतिम 16 का मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनार से होगा सामना। बेलारूस के आर्यन सबालेंका ने साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सबालेंका ने एलिस मार्टिन्स को 6-4, 7-6 के सीधे सेट से शिकस्त दी। रूस की अनस्तासिया पावल्यूचेंकोवा भी महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अनस्तासिया ने ब्रिटेन के सोने कार्टेल को 7-6, 6-4 से मात दी। फीफा क्लब विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा रियल मैड्रिड डॉर्टमंड की टीम ने को 3-2 से हराया। मैच में किलियन एम्बापे ने किया अहम गोल और रियल मैड्रिड की टीम अब 10 जुलाई को पेरिस सेंट जर्मेन की टीम से खेलेगी सेमीफाइनल मुकाबला। प्रतियोगिता का फाइनल 14 जुलाई को होगा। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।